नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं और जीएस के सारे सब्जेक्ट से ये प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की मुद्रा में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई। तो भारत की मुद्रा में जो दशमलव पद्धति प्रारंभ होने की है तब कब से हुई थी? 1 अप्रैल 1957 से। कब? 1 अप्रैल 1957 से ये शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन होता है। आपसे पूछे कि मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन होता है। तो मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता जो है, तो ये आप लोग बताएंगे कौन होता है। तो इसके प्रबंधकर्ता होते हैं कौन? इसके प्रबंधकर्ता आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसके मुद्रा प्रणाली के प्रबंधकर्ता आरबीआई होता है। ठीक, ये भी आप लोग बात याद रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हमारा राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय मुद्रा जो है हमारा वो रुपया है। क्या है? रुपया है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था। मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन जो है ये हुआ था 1949 में। ठीक, तो ये डेट याद रखेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो आईएमएफ की जो सबसे पहले बात करेंगे, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमएफ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। और आपसे पूछिए कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आपसे पूछिए कि आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो एसडीआर कहते हैं आईएमएफ की मुद्रा को। इसमें कुल कितनी मुद्राएं शामिल है? 5 मुद्राएं शामिल है। कौन कौन से? तो आप लोग बताएंगे डॉलर शामिल है, पाउंड शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन। ठीक, ये मुद्राएं शामिल है इसमें। कौन कौन सी? डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन। युआन कहाँ की मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा है। तो इतनी मुद्राएं इसमें शामिल है, 5 मुद्राएं। ठीक, तो आपसे पूछे कि ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। आपसे पूछे कि ग्रेसर का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसर का नियम जो है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो आपसे पूछे कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1957 से भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति की शुरुआत। अब मुद्रा प्रणाली की प्रबंधकर्ता कौन होते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक होता है मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता। और हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय मुद्रा सबको याद ही होगा, रुपया है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा। और मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ था। तो मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन 1949 में हुआ था। और बात करते हैं आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमएफ की जो स्थापना है 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। आप पूछिए कि आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो उसे एसडीआर कहते हैं। और इसमें कितनी मुद्राएं शामिल है? 5 मुद्राएं। कौन कौन से? डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, युआन हो गया। ठीक, ये 5 मुद्राएं इसमें शामिल है। तो इतनी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न से। तो अगला प्रश्न है हमारा कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास की होती है, यानी कि 6 महीने की होती है। अब आपसे पूछिए संसद के बारे में, आपसे पूछिए कि संसद के सत्र कौन बुलाता है। संसद के सत्र कौन बुलाता है। तो आप लोग बताएंगे संसद के सत्र जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के सत्र। और आपसे पूछिए कि सत्रावसान कौन करता है। सत्रावसान कौन करता है। तो सत्रावसान करने का काम भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, सत्रावसान काम करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे पूछिए कि संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं। तो ये आप लोग बताएंगे कि संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे संसद के 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं। पहला सत्र हो गया यहाँ पे बजट सत्र हो गया, बजट सत्र हो गया, उसके बाद कौन सा मानसून सत्र हो गया। बजट सत्र याद रखेंगे, मानसून सत्र याद रखेंगे,
मानसून सत्र याद रखेंगे। और कौन सा सत्र हो गया, एक तीसरा कौन सा, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ठीक, या फिर शीतकालीन सत्र होता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शीतकालीन सत्र। तो ये संसद के 3 सत्र चलते हैं साल में, ठीक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि शून्य काल का क्या अर्थ होता है, आपसे पूछे अगर कि शून्य काल का अर्थ क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। तो शून्य काल क्या होता है, तो ये प्रश्न काल के जो बाद का समय होता है उसे शून्य काल कहते हैं। क्या, प्रश्न काल के बाद का समय, बाद के समय को क्या कहते हैं, शून्य काल कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह के बीच में, इससे ज्यादा नहीं। और संसद के सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद के सत्र। और संसद का सत्रावसान कौन करता है, तो ये भी करते हैं कौन, राष्ट्रपति, ठीक। आपसे पूछे कि संसद के सत्र कौन कौन से चलते हैं, तो संसद के 3 सत्र चलते हैं, कौन कौन से, तो एक हो गया आपका बजट सत्र, और एक हो गया मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, और एक हो गया आपका शीतकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र चलते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। आपसे पूछे कि शून्य काल का अर्थ क्या होता है, तो शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न काल के बाद के समय को क्या कहते हैं, शून्य काल कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी कहाँ किसका है, तो सिंगापुर का है। एशिया में सर्वाधिक आबादी कहाँ का, सिंगापुर का। अब सिंगापुर के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की बात, ये भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है। ये किसका निकटतम है, आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम कौन सा देश है, तो भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है सिंगापुर, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो सबसे अधिक आबादी पूछे अफ्रीका में, अगर सबसे अधिक आबादी करके पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन सा देश, नाइजीरिया में अफ्रीका में सर्वाधिक आबादी है। नाइजीरिया में सबसे अधिक आबादी है। लेकिन आपसे पूछे कि अफ्रीका में ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा घनी आबादी है। घनी आबादी मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे मॉरिशस में है। कहाँ पे, मॉरिशस में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि भारत में बात कर ले, भारत की, तो इसको पहले इरेज करेंगे हम। तो अब आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो भारत की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे किस राज्य का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है भारत में, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनी आबादी किस राज्य में है, सबसे घनी आबादी किस राज्य में है, यूपी के, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, इसका जवाब हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में सर्वाधिक घनी आबादी है, ठीक। उसी तरह आप लोग बताएंगे कि जो विश्व में जो घनी आबादी वाला जो एरिया है, विश्व में जो घनी आबादी वाला एरिया है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे घनी आबादी कहाँ पे रहने पसंद करती है, तो ये मानसून जलवायु वाले क्षेत्र में सबसे घनी आबादी होती है। कहाँ से, मानसून जलवायु वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे सर्वाधिक घनी आबादी रहना पसंद करती है, ठीक। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि एशिया का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है, तो सिंगापुर में सबसे ज्यादा घनी आबादी पाई जाती है एशिया में, ठीक। और आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम कौन सा देश है, तो एशिया है भूमध्य रेखा के सबसे, सिंगापुर है भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम। अब अफ्रीका महाद्वीप में बात करें, यहाँ पे एशिया का हो गया। अब अफ्रीका में आपसे पूछे कि अधिक आबादी वाला देश कौन सा अफ्रीका में, तो सबसे अधिक आबादी नाइजीरिया में है, ठीक। नाइजीरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अफ्रीका में सबसे घनी आबादी कहाँ पे पाई जाती है, तो मॉरिशस में है घनी आबादी अफ्रीका में, ठीक। अब विश्व में सबसे घनी आबादी वाले स्थान कौन सा है, जब सबसे घनी आबादी कहाँ रहना पसंद करती है, तो यहाँ पे मानसून जलवायु वाले क्षेत्र में जो ज्यादा आबादी पाई जाती है। और भारत की बात कर लें तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। और लेकिन सबसे घनी आबादी भारत में कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में सबसे घनी आबादी पाई जाती है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे। प्रश्न तो एक रहेंगे लेकिन इससे संबंधित आपको हर प्रश्न से संबंधित 7 से 8 पॉइंट बताए जाएंगे, जिससे आपको कम समय में बहुत ज्यादा चीजें बता दी जाएंगी, ठीक। तो अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार
कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये सारे रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। और ये सारी रचनाएं किसकी है? कालिदास की। ये सारी रचनाएं किसकी है? कालिदास को। और कालिदास को क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसे? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और भी आपसे पूछ ले कि मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? या फिर आपसे पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो ये सारी रचनाएं किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं भी किसकी है? कालिदास की है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक। ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहा करते थे, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इनकी जो भाषा थी, ये किस भाषा में अपनी ज्यादातर रचनाएं करते थे? तो ये सारी अपना रचनाएं ये संस्कृत भाषा में करते थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं करते थे, ठीक। तो इतनी चीजें यहाँ पे याद रखेंगे। आपसे पूछे कि ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी रचना है? तो ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास को। भारत के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? तो कालिदास रहते थे। इनकी रचनाएं किस भाषा में की जाती थी? तो ये संस्कृत भाषा में ये अपनी रचनाएं करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। अब आपसे बात करते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी, उनमें जनगणना आयुक्त कौन थे? इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे, ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे, ठीक। इस 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? या आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात, अब सर्वाधिक साक्षरता ये केरल का है। अब आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात, आपसे पूछे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो हरियाणा में है सबसे कम लिंगानुपात। कहाँ पे? हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे कम जन साक्षरता कहाँ पे है? सबसे कम साक्षरता बिहार में है। कहाँ पे? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा भारत का? तो ये सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? बिहार में पाया जाता है, ठीक। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछे कि दीफू दर्रा कहाँ पे है? दीफू दर्रा कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछे कि बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? बोमडीला दर्रा कहाँ पे है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या। अब 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे, जनगणना आयुक्त। और सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस राज्य में? केरल में। सबसे कम सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो ये केरल में है, ठीक। और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार में है, ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो उत्तर प्रदेश में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पे? बिजनौर में पाई जाती है बुक्सा जनजाति। बिजनौर में पाई जाती है और आगरा साइड में भी यहाँ पे पाई जाती है। बिजनौर और आगरा में पाई जाती है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यूपी की नगदी फसल कौन है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इसकी आपसे पूछे कि नगदी फसल कौन है? यूपी की नगदी फसल क्या है? तो यूपी की नगदी फसल है गन्ना। गन्ना की वजह से यहाँ पे चीनी अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से यूपी को क्या कहते हैं? इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। यूपी को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। क्योंकि क्या क्या यहाँ पे अधिक मात्रा में होता है? यहाँ पे गेहूं, यूपी में गेहूं और गेहूं की बात करें एंड गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूपी में गन्ना और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला ये राज्य है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछे कि यूपी की प्रथम दलित महिला कौन थी? प्रथम
दलित महिला सीएम कौन थी? तो यूपी की प्रथम दलित महिला सीएम का नाम क्या है? बहन मायावती। मायावती हैं यूपी की प्रथम महिला दलित सीएम। ठीक, और बात करते हैं, अगली बात करें तो आपसे पूछे कि उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये भी महोबा यूपी से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? महोबा यूपी से ही प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे है? माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो माता टीला जो परियोजना है ये आपसे पूछे कि किस नदी पे है? तो ये आपके बेतवा नदी पे है। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और इसको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये बांध जो है माता टीला परियोजना ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है? तो बिजनौर में पाई जाती है और आगरा में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। और आपसे पूछे कि यूपी की नगदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है यूपी की नगदी फसल। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन, तो चीनी अधिक बनेगा, इसीलिए यूपी को कहा जाता है चीनी का कटोरा। और यहाँ पे गेहूं और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक, बात करते हैं प्रथम दलित महिला सीएम कौन थी यूपी की? तो मायावती थी प्रथम दलित महिला सीएम। और उज्ज्वला 2.0 ये महोबा यूपी से प्रारंभ हुआ। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद में पाई जाती हैं। कहाँ पे? औरंगाबाद में पाई जाती हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। औरंगाबाद भी कहाँ पे? ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और अजंता गुफा का निर्माण बताएं तो इनका निर्माण किसने किया? हरिसेन ने इनका निर्माण किया। किसने? हरिसेन ने इनका निर्माण किया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ये अजंता की गुफा ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये आप लोग बताएंगे ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे एलोरा में एक यहाँ पे एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा का जो यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है ना, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ये कृष्ण प्रथम कौन सा शासक था? तो ये राष्ट्रकूट शासक था। कौन सा? राष्ट्रकूट शासक था। और वहीं आपसे पूछे कि यहाँ पे औरंगाबाद में ही एक चीज स्थित है, औरंगाबाद जो कि मुगलों द्वारा बनवाया गया है औरंगाबाद में। तो क्या चीज स्थित है? यहाँ पे बीबी का मकबरा स्थित है। क्या? बीबी का मकबरा स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा इसे औरंगजेब ने बनाया था। किसने? औरंगजेब ने बनाया था। औरंगाबाद में स्थित है। और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। क्या? इसे ताजमहल की क्या कहते हैं? ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। यानी कि उसी के जैसे बनाया, नकल किया जा रहा था लेकिन ये बन नहीं पाया। फूहड़ नकल कहते हैं इस ताजमहल की। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और औरंगाबाद का वर्तमान समय में नया नाम क्या हो गया है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। इसका नया नाम हो गया है संभाजी नगर। क्या? संभाजी नगर इसका नया नाम हो गया औरंगाबाद का। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो औरंगाबाद में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। वर्तमान नाम हो गया औरंगाबाद का संभाजी नगर हो गया। और अजंता की गुफा का निर्माण हरिसेन ने करवाया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर इसका निर्माण करवाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। और ये एक राष्ट्रकूट शासक था। और बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है। और ताजमहल किसे? फूहड़ नकल कहते हैं। ठीक, और औरंगाबाद का नया नाम हो गया संभाजी नगर। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में। आप सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, लेकिन आपसे पूछे जिला का नाम देके पूछे तो ये नैनीताल में है और ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका बात करते हैं। आपसे पूछे इनका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था। और इसका वर्तमान नाम पूछ ले या फिर नया नाम क्या है? नया नाम या फिर वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो इसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्या? रामगंगा नेशनल पार्क। और क्योंकि रामगंगा नेशनल पार्क क्यों स्थित है? क्योंकि ये किस नदी के किनारे है?
ये आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे बनाया गया है, तो इसे रामगंगा नदी के बीचों बीच इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इस वजह से इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और आपसे पूछे कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम पूछ रहे रामगंगा नदी का कहाँ से हुआ है, तो रामगंगा नदी का उद्गम भी यहीं से नैनीताल के पास से, कहाँ से, नैनीताल के पास से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। और ये रामगंगा नदी ये अपना मुहाना किससे कहाँ बनाती है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक, ये गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है तो कहाँ जाके मिलेगी, तो ये गंगा में जाके ही मिलेगी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लंबाई की बात करें तो ये 596 किलोमीटर इसकी लंबाई याद रखेंगे आप लोग, गूगल का है ये 596 किलोमीटर, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, नैनीताल उत्तराखंड में, और इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, और वर्तमान नाम या फिर नया नाम आपसे पूछे तो रामगंगा नेशनल पार्क है। और किस नदी के किनारे स्थित है रामगंगा, तो ये रामगंगा नेशनल पार्क, इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है जिसकी लंबाई 596 किलोमीटर। उद्गम की बात करें तो ये नैनीताल के पास से होता है, और अपना मुहाना जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, तो इसमें अपना जल जाके गिराती है। और किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो देखिए लखनऊ में है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। कहाँ पे, लखनऊ में है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। अब आप लखनऊ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। और बात करते हैं आपसे पूछे कि लखनऊ का पुराना नाम क्या है, लखनऊ का पुराना नाम क्या है, तो लखनऊ का पुराना नाम लखनौती है। क्या, लखनऊ का पुराना नाम क्या है, लखनौती। और आपसे पूछे कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। और बात करते हैं यहाँ पे केंद्रीय सिडबी की स्थापना आपसे वहीं पूछ ले कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी सिडबी की स्थापना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये भी लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान। तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपके कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है, कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। और ध्यानचंद स्टेडियम आपसे पूछे कहाँ पे, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ध्यानचंद स्टेडियम भी आपके कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग लखनऊ से याद रखेंगे। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे। लखनऊ का पुराना नाम क्या है, लखनौती है। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। स्थापना कब हुई थी सिडबी की, 1990 में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, ये भी लखनऊ में, ध्यानचंद स्टेडियम या फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इसे पल्लव राजा ने बनवाए थे, पल्लव राजा ने बनवाए थे। और पल्लव राजा में भी किसने, आपसे पूछे किसने बनवाया था, तो पल्लव राजा में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। कौन, नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। और ये कहाँ पे स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। अब पल्लव वंश की बात करेंगे, पल्लव वंश की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आपसे पूछे कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो पल्लव वंश की जो स्थापना है सिंह विष्णु ने किया था। किसने, सिंह विष्णु ने किया था पल्लव वंश की स्थापना। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिंह विष्णु ने किया था पल्लव वंश की स्थापना। और बात करते हैं पल्लव वंश की ये राजधानी कहाँ पे बनाया था, पल्लव वंश की राजधानी की बात करें ये कहाँ पे बनाया था, तो इसकी राजधानी बनाया था कांचीपुरम में। कहाँ पे, कांचीपुरम में ये अपनी राजधानी बनाया था। और कांचीपुरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। और आपसे पूछे कि पल्लव वंश की ये राजभाषा क्या थी, पल्लव वंश की जो राजभाषा थी क्या थी, यहाँ की राजभाषा संस्कृत थी। क्या, संस्कृत थी यहाँ की राजभाषा। और पल्लव, यहाँ पे द्रविड़ शैली का जनक किसे माना जाता है, द्रविड़ जो मंदिर निर्माण की शैली है द्रविड़ शैली, इसका जनक किसे माना जाता है, तो इसका जनक है पल्लव राजवंशों को माना जाता है। किसे, पल्लव वंश के लोगों को माना जाता है द्रविड़ शैली का जनक। ठीक, और ये मत विलास प्रहसन, एक चीज याद रखेंगे आप लोग, मत विलास प्रहसन ये किसकी रचना है, तो मत विलास प्रहसन की बात करें
तो मत विलास प्रहसन की बात करें तो ये आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट की रचना है। किसकी? महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। और पल्लव राजा में किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और एक मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अब पल्लव वंश की कुछ चीजों की बात करें, पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? सिंह विष्णु ने किया था। ऐसे में पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे बनाई थी? कांचीपुरम तमिलनाडु में बनाई थी। और पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। अगर आपसे पूछे कि द्रविड़ शैली के जनक कौन लोग हैं, तो पल्लव वंश के लोगों ने द्रविड़ शैली का जनक है। ठीक, पल्लव वंश के लोग। अब मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। ठीक, जैनपुर शहर की स्थापना किसने कराई? तो जैनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जैनपुर शहर की स्थापना कराई। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने इसे करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि बेरोजगारों को पेंशन देने की शुरुआत किसने की? बेरोजगारों को पेंशन कौन देता था? तो बेरोजगारों को पेंशन देने की काम ये फिरोज शाह तुगलक ने किया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को ये क्या दिया? इसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या काम किया? इसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। और बात करते हैं, इसने ही नहरों का निर्माण करवाया। इसने नहरों का सर्वाधिक निर्माण करवाया। ठीक, इसने नहरों का सर्वाधिक अपने राज्य में निर्माण करवाया, क्योंकि नहर अच्छी होंगी तो फसल अच्छी, सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो फसल अच्छी होगी, और फसल जब अच्छी होगी तो अच्छा टैक्स मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे नहरों का निर्माण करवाए गए। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। एक क्या था? एक दान विभाग था, जहाँ पे दान का हिसाब किताब रखा जाता था। दीवान ए खैरात था। ठीक, और बात करते हैं, ये तारीख फिरोज शाही किसने लिखा? तो ये भी आप लोग बताएंगे। तारीख ए फिरोज शाही ये किसने लिखा? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी है इसके लेखक। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखा। और बात करेंगे, आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा तो आप लोग जानते हैं। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। और आप कहेंगे कि ये यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत कौन किए थे? तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, इक्ता प्रथा की जो शुरुआत करने का काम है कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने। लेकिन आपसे पूछे कि इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किसने किया? दोबारा शुरू किसने किया? तो ये शुरू किए थे कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन दोबारा कौन शुरू किया था इक्ता प्रथा? तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। ठीक, तो देख लेते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की। बेरोजगारों को रोजगार कौन सा शासक दिया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहरों का सर्वाधिक निर्माण किसने करवाया अपने राज्य में? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? तो ये दान विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इसको लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख ए फिरोज शाही। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने कराया? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने करा, लेकिन दोबारा शुरू किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने % भूभाग पर वन है? तो भारत में 24.39% भाग पे भूभाग में, और कितना % भाग पे होना अनिवार्य है? कितना % भाग पर वन होना अनिवार्य है? तो ये भी तो देखा जाता है, कितने % भाग पे वन होना अनिवार्य है। तो ये आप लोग बताएंगे कितने % भाग पे? तो भारत के समूचे भारत के 33% भाग पे ये आपके वन होना अनिवार्य है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लेकिन वहीं पे आपसे पूछे कि चंदन वन कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में? तो कर्नाटक में पाया जाता है चंदन वन। कहाँ पे? कर्नाटक में चंदन वन पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि प्रसिद्ध जो गिर नामक वन है, प्रसिद्ध गिर नामक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपके गुजरात में। गिर नामक वन पाए जाते हैं गुजरात में। और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है?
तो भारतीय वन अनुसंधान जो है ये देहरादून में, कहाँ पे, देहरादून में स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चिपको आंदोलन आप लोग बताएंगे, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये भी आपके वन संरक्षण से, कहाँ पे, वन संरक्षण से चिपको आंदोलन अमृता बिश्नोई और सुंदरलाल बगोड़ा इससे संबंधित थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत में कितने % भाग पे वन है, तो 24.39% भाग पे वन है। और भाग कितने भाग पे होना वन अनिवार्य है, तो ये 33% भाग पे भारत में वन होना अनिवार्य है। और सर्वाधिक वन भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन। और चंदन के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटक में। और प्रसिद्ध गिर नामक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गुजरात में। और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे है, देहरादून में है। और चिपको आंदोलन का संबंध कहाँ से, वन संरक्षण से। और कहाँ पे, उत्तराखंड में इसे चलाया गया था, कहाँ पे, उत्तराखंड में चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इससे, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इससे है। ठीक, चिपको आंदोलन से। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस पर महाभियोग का मुकदमा चला। तो यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था, किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला। तो इसका जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा कहाँ पे चला था, तो ये चला था ब्रिटिश संसद में। तो ये पूरा प्रश्न है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पे जो है मुकदमा महाभियोग का वो ब्रिटिश संसद में चला। हमारे एग्जाम की दृष्टि से वारेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिंग के चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये भारत का ये पहला गवर्नर था, इसे भारत में पहला गवर्नर बनाया गया। और इसे फिर आगे चल के इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर, ये पहला बंगाल में पहला गवर्नर था। फिर आगे चल के इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसमें बंगाल का इसे गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। फिर आगे चल के इसने अब आपसे पूछे कि भारत में द्वैध शासन के जनक कौन है। भारत में द्वैध शासन के आपसे पूछे कि जनक कौन है, तो भारत में द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन, रॉबर्ट क्लाइव थे द्वैध शासन के जनक है। और बात करते हैं द्वैध शासन के बारे में, इसका अंत किसने किया, तो इसका अंत करने का काम किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने क्या कर दिया गया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कब समाप्त किया, तो 1772 में इसे समाप्त कर दिया। ठीक, और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था, सुरक्षा आपसे पूछे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन अपनाया था, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का बात करें तो इसने किसने अपनाया था, तो ये अपनाया था आपके वारेन हेस्टिंग ने। किसने, वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाया था। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं किस पर महाभियोग का मुकदमा चला, तो वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग का मुकदमा चला। और ब्रिटिश संसद में से महाभियोग का मुकदमा चला। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया किसी, वारेन हेस्टिंग को ही बनाया गया। ठीक, और द्वैध शासन के जनक कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है भारत में द्वैध शासन के जनक। लेकिन द्वैध शासन को अंत या फिर समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, 1972 में समाप्त किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई, तो वारेन हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी। ठीक, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के शासक किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी, तो गुलाम वंश के यहाँ पे लिखेंगे किस शासक की मृत्यु जो है, किस शासक घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, तो शुरू सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग बताएंगे अब क्यों, कैसे ये घोड़े से गिरा था, क्यों घोड़े से गिरा था, क्योंकि ये चौगान खेल रहा था। क्या चौगान खेल रहा था, चौगान या फिर पोलो खेल रहा था। ठीक, तो पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई इसकी। ठीक, और कब गिरा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1210 में गिरा था। और आगे बात करते हैं 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, और बात करते हैं अगला ये सब बात करते हैं पहले। तो इसका अन्य नाम क्या था, अन्य नाम की बात करें,
तो इनको लाख बक्स भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा जाता है? लाख बक्स कहा जाता था। क्यों लाख बक्स कहा जाता था? क्योंकि लाखों का दान करते थे, तो इन्हें लाख बक्स कहा जाता था। आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश, इसे मामलूक वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। या फिर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और आपसे पूछे कि गुलाम वंश की इसने स्थापना कब की थी? तो 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना, और पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और इसने बात करते हैं कि इसने क्या बनवाया? इसने कुतुब मीनार की रचना की। इसने कुतुब मीनार बनवाया, कहाँ पे? दिल्ली में बनवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? आपसे पूछे तो ये भी ऐबक ने बनवाया। आपसे पूछे कहाँ पे ये स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, ठीक। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मृत्यु 1210 में हुई थी। लेकिन आपसे पूछे कि इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये लाहौर पाकिस्तान में इनका मकबरा, लाहौर पाकिस्तान में इसका मकबरा स्थित है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्यों गिरे थे घोड़े से? क्योंकि चौगान खेल रहे थे, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरे और मृत्यु हो गई थी 1210 में। और इसका मकबरा कहाँ पे? लाहौर पाकिस्तान में बनाया गया है, लाहौर पाकिस्तान में। इनका अन्य नाम क्या था? लाख बख्श था अन्य नाम। और गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने की थी 1206 में। और गुलाम वंश की पहला शासक कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना था। और कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और 2.5 दिन की झोपड़े की निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ठीक। अगला है कि संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो संविधान पूर्ण रूप से तैयार की होने की बात करें तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, 24 नवंबर 1949 में। और इसे इसी दिन ही आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आंशिक रूप से क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं लेकिन इसका संविधान का अधिकांश भाग कब लागू हुआ? अधिकांश भाग आपसे पूछे कि कब लागू हुआ था? तो संविधान का अधिकांश भाग लागू या फिर संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। और बात करते हैं संविधान सभा की गठन कब की गई थी? संविधान सभा की गठन कब की गई थी? तो संविधान सभा की गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और आपसे पूछे कि संविधान के इस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ठीक। और बात करते हैं इस समय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और बात करते हैं जो प्रारंभ में संविधान थी, जो मूल संविधान थी, इसमें कितने अनुसूची अनुच्छेद और भाग थे? तो इसमें मूल संविधान में, अगर मूल संविधान की हम लोग बात कर लें तो मूल संविधान की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें थी? तो मूल संविधान में बात करें तो इसमें अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? ये 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भाग आपसे पूछे कितनी थी? तो 22 थी। अगर आपसे पूछे कि अनुसूची कितनी थी मूल संविधान में, कितनी अनुसूचियां थी? इसमें 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन अधिकांश भाग को लागू कब किए गए? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 18 माह 11 दिन का लगा। और बात करते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा का गठन आपसे पूछे कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा की गठन हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। भाग कितने थे? 22 भाग थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में। तो खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, चिल्का झील है। और ये किस प्रकार का झील है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, चिल्का झील किसका उदाहरण है, तो ये लैगून झील है। किस तरह का झील है, ये लैगून झील है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये किस तरह का झील है, लैगून झील है। और ये चिल्का झील स्थित कहाँ पे है, तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। और आपसे पूछे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी, वूलर झील। और वूलर झील कहाँ पे है, वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, वूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू और कश्मीर में डल झील भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डल झील भी है जम्मू कश्मीर में। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये है आपका वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील है जो कि कहाँ पे है, वेम्बनाड झील जो कि कहाँ पे है, केरल में है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक। और भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील की बात करें कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, चुलामू झील। चुलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो चुलामू झील है आपका, ये सिक्किम में स्थित है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो लोकटक झील जो है भारत में, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में। वहीं आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है, लोनार नामक झील कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि देवताल झील कहाँ पे स्थित है, देवताल झील कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, ये उदाहरण की झील का, लैगून झील का उदाहरण है, स्थित कहाँ पे है, उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में। और डल झील भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। और सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है, भारत की सबसे लंबी झील, केरल में स्थित है। और सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है, चुलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है। और भारत का लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे, मणिपुर में स्थित है। और वहीं आपसे पूछ ले कि यहाँ पे लोनार झील कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। देवताल झील कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन से, तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। कौन, आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और वहीं पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, भारत यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है यहाँ पे मुख्यमंत्री, जिन्हें प्यार से यूपी में लोग को कौन सा बाबा बुलाते हैं, इन्हें बुलडोजर बाबा भी बुलाते हैं। कौन सा, बुलडोजर बाबा, क्योंकि ये बात बात पे बुलडोजर चलवा देते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थे, तो भी आपका जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि पहली गवर्नर कौन है, तो भी आपका जवाब हो जाएगा कौन, सरोजिनी नायडू, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, ठीक। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो उसका भी नाम क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर। कौन, सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर। वहीं आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम थी कौन, सुचेता कृपलानी। कौन, सुचेता कृपलानी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये पहली महिला सीएम थी, ये पूरे भारत की पहली महिला सीएम है। और जो पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल है, ये पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल है। और किस राज्य में बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं प्रथम दलित महिला सीएम पूछ ले कि प्रथम दलित महिला सीएम पूछ ले या फिर प्रथम दलित सीएम कौन बनी थी, तो ये बनी थी आपका कौन,
मायावती जी बनी थी। कौन? मायावती जी बनी थी। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, इन्हें प्यार से बुलडोजर बाबा बुलाते हैं। और बात करते हैं पहली महिला राज्यपाल, तो पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है? सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो भी जवाब हो जाएगा क्या? सरोजिनी नायडू। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है। भारत की पहली महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी है, और ये भी बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम। ठीक, और ये पहले सीएम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम दलित महिला सीएम कौन बनी उत्तर प्रदेश में? मायावती जी बनी थी। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। और कहाँ पे? राजस्थान। यहाँ पे राज्य पूछ रहा है तो आप लोग बताएंगे राजस्थान राज्य में स्थित है। और यहाँ से नमक मिलता है, ये बनता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि झीलों की नगरी, भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो भारत में झीलों की जो नगरी है किसे कहते हैं? ये आपके कहते हैं उदयपुर को। इसको उदयपुर को भारत में झीलों की नगरी कहते हैं। और आपसे पूछे कि खेतड़ी खान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी की, यहाँ पे अब राजस्थान से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। यहाँ से किस चीज के यहाँ पे निकाला जाता है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है ये कौन सा है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर। और ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। और घाना पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है? घाना पक्षी बिहार की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर। और कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि भारत में दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? भारत के दुग्ध उत्पादन में प्रथम कौन है? तो भारत के दूध उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। पहले ये जो ख्याति थी ये आपके उत्तर प्रदेश को प्राप्त थी, लेकिन अब हो गया है राजस्थान दूध उत्पादन के पहले मामले में। ठीक, तो देख लेते हैं आपसे सांभर झील जिसे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये राज्य पूछे तो राजस्थान, लेकिन आप लोग अजमेर याद रखेंगे जिला, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी जिला का नाम भी ये दे देता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो ये उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे? पुष्कर राजस्थान में स्थित है। ठीक, और खेतड़ी की खान भी कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो स्थित है राजस्थान में, लेकिन आपसे पूछे कि प्रसिद्ध किसके लिए है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। घना पश्चिम बिहार ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में। दुग्ध उत्पादन के लिए प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। हुड़ों ने भारत में प्रथम आक्रमण कब किया? तो स्कंदगुप्त के समय में हुड़ों ने प्रथम भारत पे आक्रमण किया स्कंदगुप्त के समय में। ठीक, तो अब आप लोग बताएंगे कि हुड़ लोग जो है ये निवासी कहाँ के थे? हुड़ लोग जो है कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? हुड़ लोग जो है मध्य एशिया के निवासी थे। और बात करते हैं, और हुड़ों ने स्कंदगुप्त के समय में भारत पर आक्रमण किया था। इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ पे? जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। और हुड़ों का प्रथम शासक कौन था? हुड़ों का प्रथम शासक कौन था? तो हुड़ों का प्रथम शासक जो है ये कौन था? तुर्मान। इसका नाम क्या था? तुर्मान था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं, हुड़ों ने भारत पे कब आक्रमण किया? तो स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया। और ये हुड़ लोग निवासी कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया के रहने वाले थे। और ये वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में इनके आक्रमणों का वर्णन मिलता है। हुड़ों का प्रथम शासक कौन था? तो हुड़ों का प्रथम शासक तुर्मान था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाइयों ने की। और बात करते हैं ये विजयनगर साम्राज्य की
तो आपसे पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, कि किस नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। और विजयनगर साम्राज्य की आपसे पूछे कि राजधानी कहाँ पे बनाई गई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसे हम्पी में बनाई गई थी। कहाँ पे? हम्पी में बनाई गई थी इसकी राजधानी। और विजयनगर साम्राज्य की अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का नाम क्या था, तो यहाँ की जो मुद्रा है उसे पैगोडा कहा जाता था। क्या? पैगोडा कहा जाता था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके, आपसे पूछे कि किसके शासन काल में हुई थी, किसके शासन काल में, तो इधर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। किसका? इस समय किसका शासन काल था? इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का इस समय शासन काल था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? आंध्र पितामह के नाम से आपसे पूछे कि किसे जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता है। और इन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने आमुक्त माल्यदा की रचना की थी। किसकी? आमुक्त माल्यदा की रचना आपसे पूछे कि किसने की थी, तो ये रचना किए थे कृष्णदेव राय ने किए थे। और विट्ठल मंदिर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे एक विट्ठल नामक मंदिर है। और ये कहाँ पे स्थित है? विट्ठल नामक मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी हम्पी में स्थित है। कहाँ पे? हम्पी में स्थित है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1936 में हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई। इसकी राजधानी क्या है? हम्पी है। और इसमें कौन सी मुद्रा चलती थी? विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा को पैगोडा कहा जाता था। और किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी? तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। मोहम्मद बिन, यहाँ पे आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने ही आमुक्त माल्यदा की रचना की। और विट्ठल मंदिर कहाँ पे स्थित है? हम्पी में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं ये एलोरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एलोरा में स्थित है। और एलोरा में भी कहाँ पे? आपसे पूछे कि संभाजी नगर में। संभाजी नगर में ये गुफाएं स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो अब देखते हैं। कैलाशनाथ मंदिर हमने बताया ही। आपसे पूछे कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे औरंगाबाद में। इसका निर्माण किसने कराया? ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो कैलाशनाथ मंदिर है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। और इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक ने इसका निर्माण कराया था। और राष्ट्रकूट शासक में भी किसने? तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और वहीं आपसे पूछ ले कि कांची का कैलाश मंदिर, कांची में भी कैलाश मंदिर है, दोनों अलग है, इस वजह से एक साथ बताया जा रहा है। कांची का कैलाश मंदिर, तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो कांची के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और जो कि जिसकी उपाधि थी क्या? इसकी उपाधि थी राज सिंह की। राज सिंह की इसकी उपाधि थी। और ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ पे स्थित है? एलोरा में स्थित है। और संभाजी नगर में स्थित है। और ये औरंगाबाद का नया नाम है। तो ये भी आप लोग ना कहिएगा, औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर, इस वजह से लिख रहे हैं। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया, कृष्ण प्रथम ने। वहीं पे कांची का कैलाश मंदिर, ये एलोरा का कैलाश मंदिर। कहाँ का? एलोरा का कैलाश मंदिर। वहीं कांची का कैलाश मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया, जिसको क्या कहते हैं? राजसिंह ने करवाया, तमिलनाडु में। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ जिनको चाहिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। और बात करते हैं अब रुपए के बारे में। आपसे पूछे कि रुपए का डिजाइन आप लोग बताएंगे किसने दिया था? तो रुपए का जो डिजाइन है ये उदय कुमार ने दिया। किसने? उदय कुमार ने दिए। और इसे अपनाया कब गया था? इसे अपनाया कब गया था? तो इसे 15 जुलाई रुपए का डिजाइन उदय कुमार ने दिए। इसे अपनाया गया 15 जुलाई 2010 में। और आपसे पूछे कि नोटों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? नोटों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? अगर 1 रुपए के नोट को छोड़ दिया जाए तो बाकी नोटों पे जो हस्ताक्षर है ये आरबीआई के गवर्नर का होता है। किसका? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत दास किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर है? ये आपके 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर है। और रुपए का डिजाइन किसने दिया? तो उदय कुमार ने रुपए का डिजाइन दिया। अपनाया कब गया? 15 जुलाई 2010 को। और नोटों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। और शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है ये चोल कला का उदाहरण है। किसका? चोल कला का ये एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चोल कला का एग्जाम्पल है। और ये नटराज का जो प्रसिद्ध जो मूर्ति है ये आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थिति की बात करें तो ये चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ पे? चिदम्बरम में। और चिदम्बरम में भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। और ये नटराज की जो मूर्ति है किसकी मूर्ति है? किस भगवान की मूर्ति है आपसे पूछे तो ये भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी? भगवान शिव की मूर्ति है। और बात करते हैं कुछ मंदिरों के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण राजराज प्रथम चोल ने कराया। किसने? राजराज प्रथम चोल ने करवाया इसका निर्माण। और ये चोल वंश के शासक थे। और बात करते हैं ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में इसका निर्माण कराया गया है। और चोल वंश के बारे में बात करेंगे। चोल वंश के बारे में, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आप लोग बताएंगे। तो इसका संस्थापक था कौन? चोल वंश का विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। और ये किस वंश को समाप्त करके इसकी स्थापना किया था? किस वंश को समाप्त करके चोल वंश की स्थापना किया था? तो ये पल्लव वंश। इससे पहले यहाँ पे पल्लव वंश थे, उसको समाप्त करके विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो देख लेते हैं नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो ये चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। और ये किस शैली का उदाहरण है? तो ये चोल कला का उदाहरण है। और भगवान शिव की ये मूर्ति है। ठीक, तंजौर का एक बृहदेश्वर मंदिर है जिसका निर्माण राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। और चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हैं चोल वंश के संस्थापक। ये पल्लव वंश को मार करके चोल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? किसकी जीवनी है? तो मेरा संघर्ष जो है अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। किसकी? अडोल्फ हिटलर की जीवनी है मेरा संघर्ष। अब एडोल्फ हिटलर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करें, ये कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह था। कौन? जर्मनी का तानाशाह कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी का तानाशाह। अगली बात आप लोग ध्यान देंगे, अगली बात इसने सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी? इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। किसको? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा कह के उपाधि दिया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एडोल्फ हिटलर आपसे पूछे कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक भी कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। कौन? एडोल्फ हिटलर थे नाजीवाद के संस्थापक। और आपसे पूछे कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया?
तो ये एडोल्फ हिटलर ने दिया एक राष्ट्र एक नेता का नारा। आगे चल के ये द्वितीय विश्व युद्ध के जो द्वितीय विश्व युद्ध में इसने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या और क्यों कर लिया गया था, क्योंकि ये दुश्मन के हाथे नहीं मरना चाहता था, ये एक दुश्मन के हाथों नहीं लगना चाहता था, इस वजह से ये आत्महत्या कर लिया। इतना बड़ा जो है ये तानाशाह था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और तो इस वजह से देखते हैं, आपसे पूछे कि मेरा संघर्ष या फिर मीन कैंप के नाम से भी मिल सकता है, क्योंकि ये जर्मनी का था और यहाँ पे जर्मन भाषा में यहाँ पे शायद यहाँ पे मेरा संघर्ष को मीन कैंप ही कहा जाता है। ठीक, जर्मन भाषा में। तो इनको इनका जीवनी कौन थी, एडोल्फ हिटलर की जीवनी थी मीन कैंप, और जर्मनी का ये तानाशाह था। और इसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के पुकारा। और नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, एडोल्फ हिटलर थे। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो एडोल्फ हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। इसने आत्महत्या कब किया था, तो 30 अप्रैल 1945 को। इस समय कौन सा युद्ध चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, द्वितीय वर्ल्ड वार चला था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे सवाई जयसिंह ने कहाँ पे वेधशाला बनवाए, तो वेधशाला कहाँ कहाँ पे बनवाए, तो यहाँ पे कहाँ यहाँ पे योजक चिन्ह भी होना चाहिए, कहाँ पे वेधशाला बनवाए। तो देखिए इन्होंने कहाँ पे वेधशाला बनवाए, जयपुर में बनाया, दिल्ली में वेधशाला बनवाया, कहाँ पे, जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में भी बनवाए थे, और वाराणसी में भी वेधशाला बनवाए थे, वाराणसी में बनवाए, और एक आपके उज्जैन में बनवाए थे। ठीक, जो कि दिल्ली जयपुर भी कहाँ पे, राजस्थान में, और दिल्ली में, तो दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है, मथुरा यूपी में बनवाए थे, और यहाँ पे वाराणसी भी यूपी में पड़ता है, यहाँ पे बनवाए। उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ये यहाँ पे इसका निर्माण करवाए। और जो सभी वेधशालाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। क्या, जंतर मंतर कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिसमें से जयपुर वाला था ये सबसे बड़ा वेधशाला था, ये सबसे बड़ा वेधशाला था। ठीक, तो ये इनका सबसे बड़ा वेधशाला था जयपुर वाला। ठीक, और बात करेंगे जयपुर शहर की स्थापना किसने की, जयपुर की स्थापना किसने किया था, तो जयपुर की स्थापना भी किसने किया था, ये जयसिंह ने किया था। किसने, जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना किया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई, पुरंदर की संधि, तो ये भी एग्जाम में यहाँ पे इनसे संबंधित है, किनसे, जयसिंह से ही संबंधित है। तो ये इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जयसिंह के बीच में, जयसिंह एंड मराठों के बीच में, यानी कि शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। और कब हुई थी, तो ये 1665 में हुई थी। कब, 1665 में जयपुर की संधि हुई थी। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सवाई जयसिंह ने कहाँ वेधशाला बनवाए, तो ये तो जयपुर में बनाए थे, दिल्ली में बनवाए थे, मथुरा में बनवाए थे, वाराणसी में बनवाए थे, उज्जैन में बनवाए थे। जो कि राजस्थान वाला, जयपुर वाला राजस्थान में, दिल्ली वाला दिल्ली में स्थित है, और उत्तर प्रदेश मथुरा वाला और वाराणसी वाला, और उज्जैन कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इन जो ज्योतिर्लिंगों हैं, जो वेधशाला है, इन्हें क्या कहा जाता है, इसे जंतर मंतर कहा जाता है। और जो जयपुर वाला वेधशाला था ये सबसे बड़ा वेधशाला था। और जयपुर की स्थापना आपसे पूछे किसने की, तो जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। पुरंदर की संधि किन के बीच में हुआ था, तो 1665 में हुआ था। जयसिंह के और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुतुब मीनार, तो आपसे पूछे कि शुरू किसने किया, कुतुब मीनार की निर्माण शुरू किया, या फिर आपसे पूछे कि नींव किसने रखी, तो इसका जवाब हो जाएगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप सभी जानते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि इसका निर्माण पूरा किसने किया, तो पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। किसने, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। किसने, इसको पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। किसने, इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। लेकिन आपसे पूछे कि चौथा मंजिला किसने बनाया था, तो चौथे मंजिले पे किसने क्या हो गया था, चौथा मंजिला पे बिजली गिर गया था। तो चौथे मंजिले का निर्माण कराने का काम किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने चौथे मंजिले का निर्माण कराया था। तो ये आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो कुतुब मीनार है,
तो इसने किसने बनवाया था, नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। पूरा किया इल्तुतमिश ने, लेकिन चौथा मंजिला था, इस पे बिजली गिर गया, चौथा मंजिले के कारण इसकी क्षतिग्रस्त हो गया। तो उसके बाद ये निर्माण इसको किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक, और यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में आप लोग बात करेंगे, कुतुब मीनार के बारे में और डिटेल चलते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, 3 लोगों ने अलग अलग समय पर कराया। और कुतुब मीनार स्थित कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार की ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक, और भारत की, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भारत की ऊंची सबसे ऊंची मीनार है। और इसकी हाइट कितनी है, तो ये इसकी हाइट 73 मीटर है। किसकी हाइट, इसकी हाइट 73 मीटर है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कहाँ पे बनवाया था, अजमेर में। कहाँ पे, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि 4 मीनार किसने बनवाया था, 4 मीनार किसने बनाया था, तो इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने, 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और ये कहाँ पे इसका है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, 4 मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। किस किसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान दिया, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया या फिर नेव किसने लिखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। और तो चौथा मंजिलों का निर्माण जो है तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। चौथा मंजिले का निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और क्यों, क्योंकि चौथे मंजिल पे बिजली गिर गई थी, तो इस वजह से इसका निर्माण फिर से फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। बात करते कुतुब मीनार की, तो ये स्थित कहाँ पे है, दिल्ली में। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार है। और 73 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। 4 मीनार किसने बनवाया, तो कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कराया। किसने, कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कराया। और ये स्थित कहाँ पे है, हैदराबाद में। एक सींग वाले गैड़े के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैड़े के लिए। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क। आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये भी असम में स्थित है। और असम में तो कुल वैसे 6 नेशनल पार्क हैं, लेकिन आपसे पूछे कि मानस नेशनल पार्क ज़्यादा पूछता है, काजीरंगा पूछता है, और ज़्यादातर आपसे पूछ लेगा कि असम का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है। असम का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है आपका देहिंग नेशनल पार्क। असम का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा, देहिंग नेशनल पार्क असम का नवीनतम नेशनल पार्क है। और अब असम के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। असम के बारे में आपसे पूछे कि माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है, माजुली नदी द्वीप असम में है। ठीक, माजुली नदी द्वीप कहाँ पे, असम में। भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, बिहू नामक त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, तो ये असम में मनाया जाने वाला त्योहार है बिहू। और आपसे पूछे कि भारत का पहला तेल शोध कारखाना कहाँ खोला गया था, भारत का पहला तेल शोध जो कारखाना है, भारत का पहला तेल शोध कारखाना है, ये कहाँ पे खोला गया था, तो ये तेल शोध कारखाना या फिर डिगबोई असम में खोला गया था, डिगबोई असम में इसे खोला गया था। ठीक, और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा, तो सबसे बड़ा चाय का उत्पादक ये असम है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पे, तो गुजरात में। ठीक, तो देख लेते हैं। एक सींग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, मानस नेशनल पार्क भी असम में। असम का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो देहिंग नेशनल पार्क या फिर भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क, तो ये आपके देहिंग नेशनल पार्क है। ठीक, तो अगला प्रश्न है असम के बारे में। माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है, तो माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और बिहू त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं, असम में। और पहला तेल शोध कारखाना कहाँ पे स्थित है, डिगबोई असम में स्थित है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वाधिक मुद्रा
कहाँ मिलता है? तो भारत में जो सर्वाधिक मुद्रा है वो भारत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कहाँ से कमाता है? तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो वस्त्र उद्योग से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता है भारत, वस्त्र उद्योग से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में विदेशी मुद्रा का व्यय किस चीज पे होता है, यानी कि भारत विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा किस चीज को खरीदने में करता है? तो विदेशी मुद्रा को खर्च सबसे ज्यादा किस चीज को खरीदने में करता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम को खरीदने में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा को खर्च करने में करता है, पेट्रोलियम आयात में करता है। ठीक, और आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर प्रश्न कह रहा है कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलता है, लेकिन आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा और किस नगदी फसल से मिलता है? आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल से मिलता है? तो इसका जवाब कुछ और हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा कि भारत की जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा ये चाय से मिलता है। नगदी फसल पूछेगा तो चाय से, लेकिन वैसे पूछे कि भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होता है? तो वस्त्र से। तो वस्त्र उद्योग से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। और कपास तो चाय जानते हैं नगदी मुद्रा है, कपास भी क्या है? नगदी फसल है। ठीक, और गन्ना भी कैसी फसल है? नगदी फसल है उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा के भंडार यानी कि इकट्ठा करके कौन सा देश रखा है? सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का जो कोष है या फिर भंडार है किस देश के पास है? तो वो चीन के पास है। और शोधनी एक समिति बनाई गई थी, शोधनी एक समिति बनाई गई थी। और शोधनी समिति का संबंध किस चीज से है? तो शोधनी समिति का जो संबंध है ये विदेशी मुद्रा बाजार से। किससे? विदेशी मुद्रा बाजार का संबंध है शोधनी समिति का। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे और इसे रिवीजन करते हैं साथ में। आपसे पूछे भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? तो वस्त्र उद्योग से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक किस नगदी फसल से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो नगदी फसल जब जोड़ के कहे तो चाय से। तो आपसे पूछे कि विदेशी मुद्रा पे व्यय किस चीज में भारत करता है? तो सबसे ज्यादा खर्च करता है भारत विदेशी मुद्रा का पेट्रोलियम आयात करने में। ठीक, और सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का भंडार यानी कि भंडार किस देश के पास में है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का? तो वो चीन के पास में है। ठीक, और शोधनी समिति का संबंध किससे? विदेशी मुद्रा के बाजार से। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये सारे प्रश्न मस्त प्रश्न है। तो कार्ल मार्क्स की है पुस्तक दास कैपिटल। ठीक, और ये कब लिखी थी? 1867 में। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के निवासी थे। और आपसे पूछे कि कम्युनिस्ट फिस्टो किसकी रचना है? तो ये भी आपके कम्युनिस्ट फिस्टो भी किसकी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी किसकी रचना है? तो ये भी आपके किसकी रचना है? तो ये भी आपके जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी? कार्ल मार्क्स की रचना है। और बात करते हैं दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने लिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो वो भी कार्ल मार्क्स ने दिया था ये नारा। ठीक, और ये समाजवाद के जनक आपसे पूछे कौन है? समाजवाद के जनक, समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद आप लोग पढ़े हैं ना, तो समाजवाद के इसमें जनक आपसे पूछे कौन है? तो वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स हैं समाजवाद के जनक। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी? एडम स्मिथ की। और अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के जनक पूछे कौन कहे जाते हैं? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। और आपसे पूछे कि पूंजीवाद के जनक कौन है? या फिर आपसे पूछे कि पूंजीवाद के जनक कौन है? तो वो भी आपके कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं आप दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने किया। दास कैपिटल की रचना 1867 में, जर्मनी का रहने वाला लड़का था। ठीक, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी पुस्तक है? तो ये भी आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक, पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। और दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने लगाया? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने लगाया। समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं समाजवाद के जनक। और वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये अर्थशास्त्र के जनक है। और पूंजीवाद व्यवस्था के भी जनक किसे माना जाता है? ये एडम स्मिथ को ही माना जाता है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है, तो ये रानी लक्ष्मी बांध ये बेतवा नदी पे अवस्थित है। कहाँ पे? बेतवा नदी पे। तो और आपसे पूछे कि राजघाट बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये भी आपके बेतवा नदी पे। आपसे पूछे कि परीक्षा बांध किस नदी पे, परीक्षा बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये भी बेतवा नदी पे स्थित बांध है। और बेतवा नदी पे ही आपसे पूछे कि माता टीला परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो वो भी बेतवा नदी पे। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे बेतवा नदी को पकड़ के लाते हैं। कौन सी? बेतवा नदी को पकड़ के लाते हैं। तो अब आपसे पूछे कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो बेतवा नदी के उद्गम की बात करें तो ये विंध्याचल पहाड़ी से होता है। कहाँ पे? विंध्याचल पहाड़ी पे बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक, और बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो ये सहायक नदी है, बेतवा सहायक नदी है यमुना की, और यमुना की ये सहायक नदी है, और यमुना नदी की ये सहायक नदी है। और यमुना के और कुछ सहायक नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि यमुना के जो और सहायक नदी कौन कौन से। तो यमुना की देखिए सहायक नदी की बात करें, यमुना की सहायक नदी है चंबल है, केन है, बेतवा है और सिंध है। सॉरी, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये इतने 4 इसके सहायक नदी है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओरछा एक जगह है, ओरछा मध्य प्रदेश में है ओरछा, और ये आपसे पूछेगा कि किस नदी के किनारे स्थित है। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बेतवा नदी के किनारे। किसकी? बेतवा नदी के किनारे ओरछा स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं रानी लक्ष्मी बांध कहाँ पे स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे रानी लक्ष्मी बांध। राजघाट बांध भी बेतवा नदी पे है, और परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पे, माता टीला परियोजना भी बेतवा नदी पे है। तो ये सारे प्रश्न चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। माता टीला परियोजना तो सबको याद है, बेतवा नदी पे, लेकिन राजघाट परियोजना किस नदी पे है, ये सबको नहीं याद है। परीक्षा बांध किस नदी पे है, ये सबको नहीं याद है। वहीं देखिए ये एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, रानी लक्ष्मी बांध ये बेतवा नदी पे, ये बात सबको नहीं पता है। और बेतवा नदी की उद्गम कहाँ से हुई है, ये विंध्याचल से हुई है। बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़ी से। और बेतवा की किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। और ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बेतवा नदी के किनारे ओरछा स्थित है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना की सहायक नदी चंबल है, और केन है, और बेतवा और सिंध, ये सभी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा, तो 1998 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। कब लूटा? 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। और इस समय दिल्ली पे शासन किसका था, तो ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इस समय दिल्ली पे शासक नसीरुद्दीन का था। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का इस समय दिल्ली पे शासन था। और कि नसीरुद्दीन महमूद किस वंश के थे, तो ये तुगलक वंश के थे। किसके? तुगलक वंश के शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, इस समय दिल्ली पे थे। उस समय तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। आपसे पूछे कि लाल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल गुम्बद का जो निर्माण है ये तैमूर लंग ने कराया। किसका? लाल गुम्बद का निर्माण तैमूर लंग ने करवाया था। और आपसे पूछे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक भी कौन था, ये नसीरुद्दीन था। कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस समय किसका शासनकाल था, यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल था। ये तुगलक वंश का शासक था। और ये लाल गुम्बद का निर्माण कराने का श्रेय किसने जाता है, तो नसीरुद्दीन महमूद को जानता है। तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन है? नसीरुद्दीन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तपन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो सर्वाधिक उत्तरदायी पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या? CO2। ठीक, और भी गैस इसके लिए जिम्मेदार होती है वैश्विक तपन के लिए, जैसे मीथेन गैस भी जिम्मेदार होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या कहते हैं? CFC कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए जिम्मेदार होती है।
तो ये सारे प्रश्न आप लोग, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सी गैस होती है, तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिम्मेदार, ठीक। और वहीं यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, तो आपसे पूछेगा कि सूखी बर्फ जो होती है, मीथेन को क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहते हैं, ठीक। और तो आपसे पूछे कि सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस, सूखी बर्फ में या फिर जो ड्राई आइस, सूखी बर्फ को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ये तो आप सब लोग समझ ही रहे हैं, सूखी बर्फ को कहते हैं ड्राई आइस, ठीक। और ड्राई आइस की बात करें, ये इसका रासायनिक नाम क्या है, ड्राई आइस का रासायनिक नाम आपसे पूछ ले तो इसका रासायनिक नाम क्या है, ठोस कार्बन, इसका रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, जो अग्निशामक होता है उसमें कितना का प्रयोग किया जाता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक में ही किया जाता है। अगर वो आपसे पूछे कि CNG में कौन सा गैस होता है, या फिर आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सा गैस होता है, या फिर आपसे पूछे कि और बायोगैस या फिर गोबर गैस में आपसे पूछे गोबर गैस में कौन सा गैस होता है, तो इसमें होता है मीथेन। और मीथेन को क्या कहते हैं, CH4, इसका फार्मूला है क्या, CH4, या फिर इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। और आपसे पूछे कि दलदली स्थान जहाँ पे होता है, दलदली स्थान पे भी कौन सी गैस निकलती है, तो ये भी आपके मीथेन गैस निकलती है, ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि वैश्विक तपन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वैश्विक तपन के लिए, CH2, ठीक, CO2। मीथेन भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसे CH4 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सर्वाधिक जिम्मेदार ऑक्साइड है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है। और सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस में रासायनिक नाम क्या है, तो इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अग्निशामक में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। CNG में या फिर बायोगैस में या फिर गोबर गैस में किसका प्रयोग किया जाता है, या फिर दलदली भूमि से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में, भारत के कच्छ के रण में, और कच्छ का रण कहाँ पे, गुजरात में, यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ के रण में बात करें, यहाँ पे माही नदी क्या होती है, लुप्त होती है। माही नदी लुप्त कहाँ पे होती है, तो कच्छ के रण में माही नदी लुप्त होती है। तो ये भी आप लोग जान रखें। आप लोग बताएंगे कि भील जनजाति वैसे तो कई राज्यों में पाई जाती है, लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो सर्वाधिक गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है। तो आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पे, गुजरात में स्थित है, कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। और आपसे पूछे कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य के पास है, तो भारत का सबसे लंबा तट रेखा भी किस राज्य के पास है, गुजरात के पास है, ठीक। तो अब आपसे पूछे कि रानी की वाव कहाँ पे स्थित है, रानी की वाव भी कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, 100 रुपए के नोट पे छपा हुआ है रानी का वाव, ठीक। और बात करते हैं गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो गुजरात की जो जीवन रेखा है ये किसे कहते हैं, ये आपको कहते हैं नर्मदा नदी को, किस नदी को, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन, अभी हमने बताया कि कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन है ये कौन करता है, सर्वाधिक उत्पादन करने का काम कौन करता है, गुजरात करता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं, कच्छ के रण में भारत में जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। माही नदी कहाँ पे लुप्त होती है, तो इसी कच्छ के रण में ये लुप्त होती है। भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में पाए जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है और सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य भारत का गुजरात है। रानी की वाव जो कि गुजरात में स्थित है, 100 रुपए के नोट पे छपा हुआ है। और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है, तो गोवा राज्य है सर्वाधिक नगरीकृत, गोवा राज्य। और गोवा से बारे में बात करेंगे, आपसे पूछे कि गोवा आज़ाद कब हुआ था, गोवा आज़ाद कब हुआ था, तो गोवा जो है आज़ाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। और 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं,
19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। और ये आज़ाद किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? तो ये ऑपरेशन, इसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को आज़ाद किया गया। और लेकिन आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो गोवा जो पूर्ण राज्य बना वो बना 31 मई, ये पूर्ण राज्य बना था 31 मई 1987 को। और 31 मई को ही बनाया जाता है और 31 मई को बनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस। 31 मई को गोवा स्थापना अपना दिवस मनाता है। तो गोवा 31 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और गोवा में सबसे पहले कौन आए थे? गोवा में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली गोवा में कब आए थे? तो ये 1510 में आए थे पुर्तगाली गोवा में। अब गोवा से सबसे लास्ट में कौन गए? तो सबसे लास्ट में गए जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे, गोवा से सबसे लास्ट में गए थे। ठीक। और बात करते हैं भारत में कि समान नागरिक संहिता वाला राज्य कौन सा? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य गोवा है। और हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी आपके गोवा है। तो देख लेते हैं इतना। आपसे पूछे कि कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? तो गोवा सर्वाधिक नगरीकृत है। और गोवा आज़ाद कब हुआ था? तो ये 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ था। इस दिन गोवा को मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर के दिन मनाते हैं। ऑपरेशन विजय इसी दिन चलाया गया था। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा आज़ाद हुआ था। और गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 31 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना। इसी दिन गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। और गोवा में सबसे पहले कौन लोग आए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले 1510 में गोवा में आए। और सबसे लास्ट में कौन गए? आखिरी में पुर्तगाली लोग गए। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का राज्य है गोवा। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? हर घर जल वाला पहला राज्य आपसे पूछे कौन सा है? तो वो भी इसका जवाब भी गोवा हो जाएगा। घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? तो घना पश्चिम बिहार ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे? भरतपुर में। और भरतपुर कहाँ पे? राजस्थान में घना पश्चिम बिहार स्थित है। और दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये भी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। लेकिन आपसे पूछो कि किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू तो ये किसकी ऊंची? माउंट आबू अरावली में स्थित है। अरावली में स्थित है माउंट आबू। और ये राजस्थान में स्थित है। अरावली में राजस्थान में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। और इसकी भी ऊंचाई आप लोग से पूछे तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि चिरंजीवी योजना किस राज्य की है? तो जो चिरंजीवी योजना है, तो ये चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध योजना है। ठीक। और चिरंजीवी योजना की बात करें, इसमें जीवन जो बीमा राशि है ये 25 लाख दिया जाता है। कितना? 25 लाख रुपए दिया जाता है। और घुमरा कहाँ पे? ये राजस्थान में। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे? इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये भी राजस्थान में बनाया गया है। और ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे नई। और वहाँ पे राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे? जोधपुर में पड़ता है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू पे स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पे? अरावली में स्थित है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची 1722 मीटर की उसकी ऊंचाई है। चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की फेमस योजना है। इसमें जीवन बीमा राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें जीवन बीमा राशि 25 लाख रुपए दी जाती है। और बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। और हाईकोर्ट कहाँ पे? जोधपुर में। और घुमरा कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन
कौन ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के सबसे अनुकूल है? तो देखिए सौर सेल है पर्यावरण के सबसे अनुकूल, सौर सेल है पर्यावरण का अनुकूल, इसमें वायु प्रदूषण होने की घटना नहीं होती, तो इस वजह से पर्यावरण है सौर ऊर्जा के सबसे अनुकूल। और पर्यावरण का इनका निर्माण कब हुआ था? तो जो है सौर सेल का निर्माण 1954 में हुआ था। और बात करते हैं सौर सेल में कौन सी धातु उपयुक्त की जाती है? तो इसमें जो उपयुक्त की जाने वाली धातु है, तो एक तो आप लोग जानते हैं सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, और एक गैलियम का उपयोग किया जाता है। ये दोनों मिला करके क्या बनाया जाता है? सिलिकॉन हाफ कंडक्टर, बैट यहाँ पे सेमीकंडक्टर, तो और किसका? गैलियम का उपयोग किया जाता है। और सौर सेल का कार्य क्या होता है? सौर सेल क्या कार्य करता है? तो ये सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? सौर ऊर्जा को ये किसमें बदल देता है? तो सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है? तो ये बताएंगे। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का जो पहला गांव है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बुरहानपुर। कहाँ? सॉरी, पहला गांव पूछेगा तो आप लोग बताएंगे क्या? मोढेरा। सौर ऊर्जा से संचालित पहला जो गांव है वो कौन सा है? तो उसका जवाब हो जाएगा मोढेरा। क्या हो जाएगा? मोढेरा। और मोढेरा कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कौन ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के सबसे अनुकूल है? तो सौर सेल है पर्यावरण के सबसे अनुकूल। सौर सेल का निर्माण 1954 में हुआ था। और उपयुक्त तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें निर्माण करने में होती है? तो निर्माण करने में सिलिकॉन का और गैलियम का उपयोग होता है। और कार्य क्या होता है सौर ऊर्जा का? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। और सौर ऊर्जा का संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव गुजरात में पड़ता है। और गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। और ये सोमनाथ मंदिर आपसे पूछे कि स्थित कहाँ पे है? तो सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये स्थित कहाँ पे है? ये स्थिति की बात करें ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है सोमनाथ मंदिर। और जब ये लूटा तो इस समय शासक कौन था यहाँ पे? तो इस समय शासक था भीम फर्स्ट। कौन? भीम फर्स्ट यहाँ पे शासक था। और ये किस वंश का शासक था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का? चालुक्य वंश का शासक था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चालुक्य वंश का। और इस लूटपाट के दौरान इसे कितनी संपत्ति हाथ लगी? तो ये भी पूछा जाता है, इसे संपत्ति कितनी लगी हाथ? तो संपत्ति ये पाया था इसे कितनी संपत्ति मिली थी? तो लूट के दौरान इसे 20 लाख दिनार संपत्ति मिली थी। 20 लाख दिनार ये यहाँ से लूट करके ले गया था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो आपसे पूछे कि इसने भारत पे पहला आक्रमण कब किया? भारत पे इसने पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका भारत पे पहला आक्रमण 1001 में होता है। और भारत पे इसने कुल आक्रमण कितने किया? कुल आक्रमण कितनी बार किया? तो ये 17 बार भारत पे, कुल 17 बार आक्रमण किए। 17 बार ये भारत पे आक्रमण किए अलग अलग समय पे। और इसका अंतिम आक्रमण कब था? तो इसका अंतिम वाला जो आक्रमण था ये 1900, तो ये 1027 में इसका अंतिम वाला आक्रमण था। और बात करते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनवी की जो मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कितनी हुई थी? 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, और बात करते हैं ये जो आक्रमण करता था इसमें जो युद्ध होते थे इसमें ये कौन सा चीज का नारा देता था? तो ये जिहाद का नारा देता था। और जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद का अर्थ होता है पवित्र युद्ध। जिहाद का अर्थ क्या होता है? पवित्र युद्ध होता है जिहाद का अर्थ। और इसके दरबारी कवि कौन कौन से थे? दरबारी कवि की बात करें तो महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे, एक तो आप लोग याद रखिए फिरदौसी थे इनके दरबारी कवि। और ये शाहनामा की रचना की। शाहनामा की रचना आपसे पूछे किसने किया? तो फिरदौसी। और इनके अलबरूनी थे, उतबी थे। ठीक, अलबरूनी भी इनके दरबार में रहते थे और उतबी भी इनके दरबार में रहते थे। अलबरूनी और उतबी भी इनके दरबार में रहते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिए। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में लूटा। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये इस समय के शासक कौन थे? भीम फर्स्ट इस समय शासक थे। और ये चालुक्य वंश के शासक थे। इस लूटपाट के दौरान इसे 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली।
और महमूद गजनवी का भारत पे पहला आक्रमण 1001 में हुआ था और कुल आक्रमण ये भारत पे 17 बार किया था और अंतिम बार जो आक्रमण था ये 1027 में किया था। 1027 में अंतिम बार आक्रमण किया तो सोमनाथ मंदिर स्थित कहाँ पे है, तो गुजरात राजस्थान में स्थित है। तो ये तो गलत हो गया। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। तो इसे आप लोग सुधार करेंगे। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। एक गलती से हो गया। और इसने नारा किस चीज़ का लगाया, जिहाद का नारा लगाया, जिसका अर्थ क्या होता है, पवित्र युद्ध होता है। जिहाद का नारा इसके मतलब इसका कहना था, ठीक। और दरबारी कौन कवि थे, फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, और अलबरूनी और रुतबी थे इन्हीं के दरबारी कवि, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10 नंबर, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है। तो ओजोन परत का जब क्षयीकरण पूछे तो इसका प्रमुख कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षयीकरण का कारण है, ठीक। और ओजोन परत की बात करें ये स्थित किस मंडल में है, तो ये स्थित की बात करें तो ये समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में ये स्थित है। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। और ओजोन परत में एक छिद्र बन गया है और ये पूछा जाता है कि ये छिद्र किस जगह पे बन गया है, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर बन गया है। कहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर इसमें एक छिद्र बन गया है। और इस छिद्र का पता आपसे पूछेगा किसने लगाया था, तो इस चीज़ का पता फोरमैन ने लगाया था। किसने, फोरमैन ने बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर इसमें एक छिद्र बन गया है और ये छिद्र बन गया है। और छिद्र क्या होता है, ये पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक पहुंचने से ओजोन परत नहीं रोक पाएगा। तो कैंसर जैसी यहाँ पे खतरनाक बीमारी हो सकती है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और समताप मंडल को यहाँ पे ओजोन परत को क्या कहा जाता है, इसे पर्यावरण की छतरी कहा जाता है। क्या, पर्यावरण की छतरी किसे कहा जाता है, तो ये समताप मंडल को इसे पर्यावरण की छतरी भी कहा जाता है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये इसी वजह से ओजोन संरक्षण दिवस कहाँ पे मनाते हैं, ओजोन जो संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। और बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ पे स्थित है, तो कनाडा में स्थित है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं ओजोन परत क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहते हैं, ठीक। और ओजोन परत स्थित कहाँ पे, समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत में एक छिद्र बन गया अंटार्कटिका के ऊपर, इसका पता फोरमैन ने लगाया। और पर्यावरण की छतरी किसे कहते हैं, ओजोन परत को पर्यावरण की छतरी कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 में ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन इसीलिए मनाया जाता है, कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल, ठीक। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका जो खजुराहो में तमाम मंदिरें हैं, मतलब ढेर सारी मंदिर है। जो विष्णु मंदिर है, यहाँ पे विष्णु का मंदिर है, तो ये विष्णु का मंदिर है, शिव का मंदिर है, कई मंदिर है, लगभग 80 से प्लस मंदिर है, ठीक। मतलब 80 से प्लस पहली मंदिर थी। और इसका निर्माण किसने कराया था, विष्णु मंदिर जो है यहाँ पे जो खजुराहो में स्थित है, तो इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने। किसका, विष्णु मंदिर का निर्माण यहाँ पे यशोवर्मन ने कराया था। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है। कोणार्क जो सूर्य टेम्पल है ये कहाँ पे स्थित है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, पूरी उड़ीसा में स्थित है। और पूरी उड़ीसा में ये तो स्थित है। और बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर को इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक। और बात करते हैं इसके बारे में, इसकी किस वंश की स्थापना की, इसकी स्थापना किसने किया। इसकी स्थापना की बात करें तो गंग वंश के लोगों ने इसकी स्थापना की। तो देख लेते हैं खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसमें जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण यशोवर्मन ने कराया। किसने, यशोवर्मन ने कराया। उसका निर्माण किस वंश के, यशोवर्मन किस वंश के शासक थे, चंदेल वंश के लोगों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया, चंदेल वंश के लोगों ने करवाया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोणार्क मंदिर ये सूर्य मंदिर है, पूरी उड़ीसा में स्थित है। और बात करते हैं इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। स्थापना किसने करा, गंग वंश के लोगों ने इसे बनवाया।
डेसिबल किसकी इकाई है? तो ये ध्वनि की इकाई है, ध्वनि की इकाई है डेसिबल। और ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में देखते हैं, ध्वनि का वेग के बारे में हम लोग प्रश्न देखेंगे, जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब ध्वनि के वेग के बारे में बात करेंगे कि ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है, ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है? तो इसका होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का चाल आपसे पूछे कि सर्वाधिक ध्वनि का चाल किस चीज में होता है, सर्वाधिक किस चीज में होता है? तो ये ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है और कम किस चीज में होती है? तो ध्वनि की चाल हवा में कम होती है। और आपसे पूछे कि ध्वनि की चाल बिल्कुल शून्य किस में होती है, यानी कि ना के बराबर किस में होती है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं हो पाती, निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती। और ये किस तरह की तरंग है? तो ये ध्वनि की जो वेग है, ये किसकी प्रकृति क्या है? तो ये अनुदैर्ध्य है। कैसी है? तो ये अनुदैर्ध्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अनुदैर्ध्य है। और बात करेंगे, आपसे पूछे कि अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आएगी? तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ताप क्या होता है? कम होता है। तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल जो है ये क्या हो जाएगी? ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ता है, ताप बढ़ने पे ध्वनि की चाल बढ़ता है, लेकिन ताप घटने पे ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि जब नमी वगैरह आ जाएगा तो ध्वनि की चाल में कमी आ जाएगी। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे और वहीं पे आप लोग बताएंगे, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की इकाई है। ध्वनि का वेग, तो यहाँ आपके लिए HW है, होमवर्क है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भले ही गूगल से सर्च करके बताएं, लेकिन आप लोग बताएं जरूर। ठीक, और बात करते हैं प्रकृति इसकी कैसी है? अनुदैर्ध्य ध्वनि की। अब वेग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड है। ये याद रखेंगे, मैथ में जरूरत पड़ता है इसका क्वेश्चन लगाने में। सर्वाधिक जो ध्वनि की चाल है सर्वाधिक किस माध्यम में? तो ये ठोस में होती है। और कम किस माध्यम में होती है? तो हवा में कम होती है। और शून्य किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चलती। अगर ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता है। ठीक, और शादी वगैरह में देखेंगे, अगर गर्मी के महीने में शादी है तो जो ब्रास बैंड है या फिर डीजे है या फिर भांगड़ा है, जो भी आपके यहाँ चलता हो, उसका जो आवाज है वो 4 गांव दूर से ही सुनाई देगा आपको कि कहीं पे शादी हो रही है या फिर बारात आया है। लेकिन अगर ठंडी का माहौल है, शीत पड़ रहा है, कोहरा पड़ रहा है, तो बगल वाले गांव में ही डीजे या फिर भांगड़ा या फिर जो ब्रास बैंड है बजेगा बगल वाले गांव में ही, लेकिन आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक, धीरे सुनाई देगा या फिर नहीं सुनाई देगा। और जो कि जब गर्मी का माहौल होता है तो वो दूर से भी आपको सुनाई देता है। ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस, इसका कारण क्या है कि तापमान जब ज़्यादा रहेगा तो ध्वनि की चाल ज़्यादा रहेगी, और तापमान जब कम रहेगा यानी कि नमी युक्त जो एयर रहेगा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस विद्यमान है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये यूरेनस में पाया जाता है। कहाँ पे? यूरेनस में पाया जाता है। यूरेनस में भी पाया जाता है, नेपच्यून में भी पाया जाता है और प्लूटो में भी पाया जाता है। प्लूटो में भी पाया जाता है। तो देखिए बात करते हैं यूरेनस की। प्लूटो ग्रह नहीं है तो इसको हटाइए अभी। तो यूरेनस की बात करें इसे क्या कहते हैं? अरुण ग्रह कहते हैं, और नेपच्यून को क्या कहते हैं? इसे वरुण कहते हैं, वरुण। और अरुण और वरुण की बात करेंगे तो यूरेनस जो है अरुण है, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह है। ठीक, तो ये आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे। और 2 ग्रह ऐसे हैं सौरमंडल में, एक तो आपका शुक्र ग्रह हो गया और एक अरुण ग्रह हो गया। ये शुक्र और अरुण की बात करें तो इनका जो घूर्णन गति है ये पूर्व से पश्चिम होता है, जो कि और सौरमंडल में जो सभी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं नेपच्यून का, तो ये सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है नेपच्यून। और बात करते हैं ये सूर्य से सबसे दूर पे स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे आखिरी में पड़ता है वरुण। वरुण सबसे आखिरी में गैस पड़ते हैं। तो ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक, और आपसे पूछे कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो सूर्य से दूर है
तो ये ठंडा रहेगा ही। तो सबसे सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी कौन सा है? वरुण ग्रह है सबसे ठंडा, और इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण को क्या कहा जाता है? इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है हरा ग्रह, ठीक। और ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस यूरेनस और नेपच्यून पे पाए जाते हैं। यूरेनस को अरुण और जो नेपच्यून को वरुण कहते हैं, ठीक। और अरुण की बात करें, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, या फिर यूरेनस तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम दिशा में अपना घूर्णन कंप्लीट करते हैं। घूर्णन पूर्व से पश्चिम मतलब इस दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। और जबकि बाकी जो ग्रह हैं वो इस दिशा में घूमते हैं, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। और वरुण की बात करें, ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर ग्रह है, ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। और ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पे वरुण ग्रह है, और चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और खुश रहिए और खूब पढ़ाई करिए, ठीक।